गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 CC 10 पेपर के अंतर्गत सेक्शन ए का यूनिट 1 पे चर्चा करने जा रही हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन सेक्टर है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि क्षेत्र में हुए प्रमुख सुधार, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि सुल्तानों के अधीन कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या परिवर्तन किए गए, कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि कृषि जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और इसको मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने अपने अपने स्तर से कई काम किए और इन कार्यों की हम चर्चा करेंगे। दिल्ली सुल्तान के अधीन कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों को हम देखेंगे और इसके पूर्व हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो सल्तनत काल में कृषि व्यवस्था किस प्रकार थी, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सुल्तानों ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार द्वारा तकावी ऋण, ये विभिन्न कृषि कार्य के लिए दिया जाता था, देकर कृषि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने किसानों को खाद्यान्न के स्थान पर नकदी फसल, कम उन्नत फसलों जैसे जौ के स्थान पर उन्नत फसल गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय फलों तथा बगीचों के स्तर में आमतौर पर काफ़ी सुधार हुआ था। सल्तनत काल में बेकार जमीन विभिन्न लोगों को दी गई, जिसमें कृषि का विस्तार हुआ। जुताई के लिए लौहयुक्त फाल वाले हल का प्रयोग होता था। बुआई के लिए छिटका बुआई प्रणाली अपनाई जाती थी। फसलों की गुहाई का कार्य बैलों द्वारा किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत के अधीन किन किन प्रणाली का उपयोग किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो सिंचाई के लिए 5 साधनों का प्रयोग किया जाता था। इनमें था पहला, रस्सी बाल्टी द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये सिंचाई हाथ से रस्सी बाल्टी द्वारा की जाती थी। एक दूसरी थी चरखी अथवा घीरों से। तो चरखी अथवा घीरों के प्रयोग द्वारा हाथों से पानी निकालने की विधि अपनाकर और इस प्रक्रिया द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता था। तीसरी थी चरस व्यवस्था। इसमें रस्सी बाल्टी चरखी प्रणाली पे आधारित थी और इसमें बैलों की एक जोड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसे चरस कहते थे। अगली थी अर्धयांत्रिकी विधि। चौथी विधि जो थी यह अर्धयांत्रिकी प्रकृति की थी। यह लीवर के प्रथम श्रेणी के सिद्धांत पर आधारित थी। मिस्र में शदूफ के नाम से ये प्रचलित थी। संस्कृत में इसे तुला और बिहार में इसे लाठ कहा जाता था। एक अन्य प्रणाली थी राहट प्रणाली। इसे शकिया या रहट कहते थे। इसे जलयंत्र कहा जाता था क्योंकि इसमें गियर प्रणाली की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के काल में सिंचाई की व्यवस्था को देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान के अधीन कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इत्यादि शासकों की चर्चा करेंगे। तो इन शासकों ने कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम किए, इन्होंने कृषि व्यवस्था में या कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए, इन सभी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि योग्य भूमि की माप करवाई।
इन सब जो है बातों की चर्चा हमारे एक यात्री बन बतूता जो 14वीं सदी के दौरान उत्तरी अफ्रीका से भारत आया था, उसके अनुसार राज्य में कृषि की स्थिति अत्यंत संपन्न थी। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी, जिस पर प्रतिवर्ष 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था। चावल साल में 3 बार बोया जाता था। कृषि जो थी एक व्यवसाय का प्रमुख स्रोत थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो कार्य किया उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने राजस्व विषयक उसका पहला अधिनियम था, कृषि योग्य भूमि की माप से संबंधित था, और जिससे कि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जा सके। बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया। दूसरी हम देखते हैं कि लगान के रूप में उपज का आधा भाग निर्धारित था। तो प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया। एक देखते हैं अन्य इसका सुधार कि खूत मखदूम चौधरियों के विशेषाधिकारों का इसने अंत किया। सुल्तान ने मुखियों और लगान वसूल करने वाले हिंदू अधिकारियों, ये अधिकारी थे खूत मखदूम एवं चौधरियों के जो विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया। इन्हें अन्य सामान्य कृषकों की भांति समान दर पर लगान एवं करों को अदा करने के लिए बाध्य किया गया। एक जमाखोरी की मनाही इन्होंने की, कृषकों के लिए जमाखोरी की मनाही कर दी गई। बर्नी का कहना है कि किसान केवल 10 मन अनाज का ही भंडारण कर सकते थे। अब हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अनुमान आधारित भू राजस्व प्रणाली को फिर से अपनाया। नंबर 2, बटाई का प्रयोग। लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से अपनाया। ऋणों की वसूली जो है बंद करवा दी और उत्पादन बढ़ाने पर इसने बल दिया। इसने खूत मखदूम और चौधरी को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किया तथा इनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। इसने कर की दर को घटाया, इसे 1/2 से 1/3 किया। यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसका मानना था कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाने की बजाय उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाना जरूरी है। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने एक काम उत्पादन बढ़ाने के लिए ये किया कि उसने नहरों का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया। तो उसने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग दीवाने को ही कहा जाता था इसे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए या कृषि से संबंधित सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने को ही की स्थापना की। दोआब में भयंकर अकाल और प्लेग जैसी संकटापन्न स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग की स्थापना की। अकाल राहत संहिता भी तैयार की और सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए इन्होंने, और फसलों के चक्रावर्त के द्वारा कृषि के तरीकों में सुधार लाने का प्रयास किया तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण, तकावी ऋण प्रदान की गई। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कृषि में क्या क्या सुधार किए। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा कृषि को उन्नत बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या कार्य किए। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि उसने नहरों का निर्माण करवाया। नहर प्रणाली के प्रचलन के बाद उसने उन अमीरों और जिन्हें राज्य द्वारा निर्मित नहरों से सींचा जाता था उन जमीनों को हक ए सर्व कहा जाता था इन्हें, उनके उत्पादन पर 10% का सिंचाई कर भी लगाया। और देखते हैं
कि नहरों के दोनों ओर नई जमीनों को कृषि योग्य बनाया। ये उत्तम कोटि की फसलों का प्रचलन करवाया। फलों के 1200 बाग लगवाए। पंजाब हरियाणा में नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण करवाया इन्होंने। एकता को आनुवांशिक बना दिया। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासन की महानतम सफलता कृषि की उन्नति से संबंधित उसके कार्य थे। कृषि की उन्नति के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों के दोनों ओर नई जमीनों को कृषि योग्य बनाकर उन्हें कृषि के अंतर्गत लाया गया और उत्तम कोटि की फसलों का प्रचलन किया गया तथा राज्य के नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगाए गए। सुल्तान ने आधुनिक पंजाब एवं हरियाणा प्रांतों में 4-5 नहरों का निर्माण कराया। इन नहरों के किनारे नई कृषक बस्तियों को बसाया गया। उसने स्वयं द्वारा स्थापित हिसार फिरोजाबाद नगर में निर्मित 2 नहरें बड़ी ऐतिहासिक थी। अकबर ने बाद में इनकी मरम्मत कराई थी। तुगलक ने सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण करवाया और फिरोज शाह तुगलक जो थे वो बांधों का निर्माण करवाए। साथ ही फिरोज के कृषि संबंधी प्रगतिशील कार्यों का कुछ सीमा तक विशेषतः एकता को आनुवांशिक बना देने के कारण बहुत लाभ नहीं हुआ, परंतु फिर भी फिरोज शाह तुगलक की जो कृषि संबंधी सुधार व्यवस्था थी उसने राज्य के कृषि के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार किए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।